देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी चुनाव प्रणाली को शंका में डाल दे, वो तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि ठीक इस बात। देश में और एक लोकतांत्रिक देश में अगर चुनाव पर लोग शंका करने लगेंगे, तो फिर बहुत दिनों तक वो इस सिचुएशन को नॉर्मल तरीके से नहीं लेंगे। और कोई भी एबनॉर्मलिटी किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता और आज बात हम उस नेता की करेंगे जो कह रही है मैं खुद वकील हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुद्दा है एसआईआर यानी कि पुरानी वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण जांच। ममता बनर्जी का आरोप है कि इस एसआईआर के जरिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और अब सीधा ऐलान कि अगर एसआईआर नहीं रुका तो सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह सच में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है या फिर चुनाव से पहले कोर्ट की दहलीज पर राजनीति करने की। आज हम न्यूज नशा पर इसी बात पर खुलकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शीतल पी सिंह जी। ये क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ कि सीनियर जर्नलिस्ट है। सर नमस्कार। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को नए साल की मुबारकबाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है और सर ऐसे माहौल में जब वहां पे एसआईआर को मुद्दा एक उठा हुआ है और ममता बनर्जी खुद कहती कि मैं खुद वकील हूं, यह चेतावनी है या राजनीतिक पंचलाइन? क्या कोर्ट जाना समाधान है या सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है सर? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो दो चीजें हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीजेपी का डिस्पेंसेशन इस बार वहां चुनाव नतीजे जो पिछली बार वो 77 सीट पे थी उसको 148 वाले बहुमत पे पहुंचाना चाहता है। उसके पास बहुत ठीक सारी है। चीजें हैं। ऐतिहासिक सामर्थ्य है। केंद्र में उसकी तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। भले ही इस बार अकेले बहुमत बीजेपी को न मिला हो, लेकिन एक स्थिर सरकार है, कोई इशू नहीं है। संस्थाओं पर उसका बहुत अच्छा नियंत्रण है। और उसने अपने दौर में ये दिखाया कि वो गवर्नर हाउस से लेके हाई कोर्ट्स तक को कैसे एक राजनीतिक टूल में इस्तेमाल कर सकती है। मीडिया तो उसके हाथ में है ही। तो ऐसी सूरत ठीक है। में वो कहीं भी किसी भी सरकार को चैलेंज कर सकती है और ऐसे नतीजे दे सकती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। ये उसने साबित भी कर दिया है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, अभी बिहार में, दिल्ली की राज्य विधानसभा में, सब जगह उसने एक के बाद एक, जबकि वो लोकसभा में काफी पिछड़ गई थी, 240 सीटों पर रह गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने ये सब किया। उसमें संस्थाओं का और सबका उपयोग करने में उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन बंगाल में ये भी सही है कि ममता बनर्जी नाम की जो राजनेता है वो भी असाधारण राजनेता है। उन्होंने बत्तीस ठीक तैतीस साल बात। के लेफ्ट रूल को और एक बहुत सज्जन चीफ मिनिस्टर को दुर्जन बना के हरा दिया था। और तब से वो सत्ता में है। और उनको सड़क की नेता कहा जाता है। स्ट्रीट पॉलिटिक्स में कहते हैं कि देश में वो सबसे सुगढ़ नेत्री हैं। तो आज अब की बार इन दो लोगों का बंगाल में मुकाबला है। बंगाल की जो डेमोग्राफी है वो ममता बनर्जी को सूट करती है। वहाँ 29-30% मुस्लिम आबादी है और 1% के आसपास दूसरी आबादियां हैं। तो ये सब मिलजुल के वहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जिसमें उनके लिए ज्यादा चीजें अनुकूल हैं। लेकिन बीजेपी एक जबरदस्त फॉर्मिडेबल चैलेंज देने वाली पार्टी बीजेपी भी है। उसने वहां के 68% के आसपास जो हिंदू आबादी है उसमें वो बहुमत में है। 38% के आसपास उसको वोट मिल रहा है वहां, 38-39। लोकसभा में 39% तक गया। वो इसको लाना चाहती है 44-45 तक। और उनका वोट जो लोकसभा में 46-47 हो जाता है उसको वो घटा के नीचे करना चाहती है कि वो 42-40 तक आ जाए, 43 तक आ जाए, चाहे 1% का डिफरेंस हो जाए, लेकिन हो जाए। ये एक कठिन लड़ाई है जिसको दोनों पक्ष बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी जो है उसको कोर्ट से लेके सड़क तक सब जगह अपने जो भी उनके पास सामर्थ्य है, जो उनके पास भी कम सामर्थ्य नहीं है। आज उनके यहाँ छापे पड़े ईडी के। आईपैक नाम की संस्था की वो सेवाएं ले रही हैं। पीके नाम के जो सज्जन हैं राजनीति में, वो पहले आईपैक के लिए मतलब ये सब ठेके भी लाते थे और काम भी करते थे और चलाते भी थे। पिछले चुनाव में मैंने उनको इंटरव्यू किया था कलकत्ते में, उनके दफ्तर में ही, आईपैक का दफ्तर। वो सारी चीजें, सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने उसमें एंगेज कर रखा था। और एक एक विधानसभा की, एक एक तहसील की उनके पास रिपोर्ट्स होती थी। उन्होंने जो दावा किया था वो सही भी निकला था। तो आईपैक का बड़ा रोल है ममता बनर्जी के इस मुकाबले में।
आज आईपैक में ईडी के छापे पड़े हैं। तो वो सड़क पे ममता बनर्जी पहुंच गई। वहां के जो पत्रकारों से बात हो रही थी उससे लगता है कि ममता बनर्जी इसको इमोशनल इशू बनाना चाहती हैं कि केंद्र जो है एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको हराने में लगा है। बीजेपी के पक्ष में यह है कि बांग्लादेश में इधर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम्म। ध्रुवीकरण की राजनीति को हेल्प करती हैं। ठीक बांग्लादेश बात। में हिंदू हिंदू आबादी के खिलाफ हिंसा हो रही लगातार, जब से वहां से शेख हमारी जो वहां प्रधानमंत्री थी वो वहां से जब दिल्ली आ गई भाग के, तब से वहां अल्पसंख्यकों के, अवामी लीग के समर्थकों के और उस सरकार के जो भी हमदर्द थे उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। हिंदुओं के मारे जाने पर भारत में उसमें गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक भारत बात है। में 80% आबादी हिंदुओं की है और इस समय की जो राजनीति है उसमें हिंदुओं को लेके बहुत सेंसिटिविटी है। तो वो सेंसिटिविटी हमारी राजनीति की जो है वो हेल्प कर सकती है बीजेपी को, और बीजेपी उसको इनकैश करना चाहती है। घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन घुसपैठियों वाले मामले पे थोड़े से आंकड़े उनके खिलाफ जाते हैं। कुछ चीजें फेवर में भी हैं, कुछ चीजें खिलाफ में भी हैं। ये सही है कि ये जो बॉर्डर्ड जिले हैं बहुत सारे, उनमें डेमोग्राफी में बहुत फर्क आया है, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी के कार्यकाल में उतने घुसपैठिए बाहर नहीं किए गए बांग्लादेशी जितने यूपीए के कार्यकाल में हुए थे, जिन्होंने इसका कोई श्रेय नहीं लिया। जो हाँ, बॉर्डर सही बात। फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग भी यूपीए के कार्यकाल में करीब 1500 किलोमीटर में हुई। इनके कार्यकाल में 11 साल में कुल 500 किलोमीटर हुई। तो दोनों मोर्चों पर आंकड़े इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन वातावरण बनाने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। इन्होंने घुसपैठियों का एक मुद्दा बना के एसआईआर को वहां डाला है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एसआईआर की रचना ही बंगाल जीतने के लिए हुई थी। ये और बात है हम्म, कि अब उसमें देश सही भर बात। में और राज्य भी जोड़ लिए गए। हाँ, वो बिहार से बिहार में इसको चर्चा हुई थी। हाँ, बिहार वो से एक अलग उसका बात। ट्रेलर ट्रेलर दिया गया था कि ये ना आरोप न लगे कि बंगाल जीतने के लिए किया जा रहा है। हम्म, लेकिन इसका पूरा जो टारगेट एरिया था वो बंगाल है। लेकिन ठीक। बंगाल में उतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं कट पाए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास सरकार भी है और संगठन भी है। तो उसने जगह जगह जो है अपने मतों को रजिस्टर कराया। क्योंकि सरकार होने से जो बीएलओ होते हैं उनमें ज्यादातर उसके ही असर के लोग हैं, और नियंत्रण भी होता है, नौकरी भी तो उनको वहीं उसी राज्य में करनी है। तो वो सारे तंत्र को लगता है कि एसआईआर के मामले में बीजेपी जो समझ रही होगी उतना हासिल बंगाल में करती हुई नहीं दिख रही है। और तो लेकिन जी जी जी, आप कुछ पूछ रहे थे महेश जी। ना, हेलो। ये क्या जो एफआईआर है, इस पर हंगामा हो रहा है, जी लोकतंत्र के लिए खतरा है या ये जरूरी? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी चुनाव प्रणाली को शंका में डाल दे वो तो हाँ, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि ठीक इस बात। देश में और एक लोकतांत्रिक देश में अगर चुनाव पर लोग शंका करने लगेंगे तो फिर बहुत दिनों तक वो इस सिचुएशन को नॉर्मल तरीके से नहीं लेंगे, और कोई भी एबनॉर्मलिटी किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती। तो ठीक बात। ये जैसा कोर्ट ने अपने 23 मार्च के आदेश में कहा था 2023 के, जब एक आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चैलेंज हुआ था, और उस नियुक्ति को कोर्ट ने भी गलत पाया था और सलाह दी थी कि आप इसका कानून जो पेंडिंग है उसको बना लीजिए, और जो अभी तक व्यवस्था है उसमें फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कर लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, और सदन के लीडर को ले लीजिए, यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर इसको तय करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कानून जब बनाया उन्होंने तो उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया और एक मंत्री को जोड़ लिया। तो वो शंका जो है वो वहीं बनी हुई है कि अपनी पसंद के अफसरों को आप नियुक्त करेंगे और उनसे इस तरह की गलती कराएंगे। अब जो सज्जन इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, वो चूंकि होम मिनिस्ट्री में ही एडिशनल सेक्रेटरी थे, उन्हीं के नीचे, होम मिनिस्टर के नीचे काम करते थे, और उनको चुनाव आयुक्त चुना भी जिस टीम ने है उसमें होम मिनिस्टर शामिल थे। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के बहुमत ने उनको चुन लिया है, तो उन पर शंका होंगी ही। और जब वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिसमें वो प्रेस वगैरह में उतना सामने आते नहीं हैं, आरटीआई वगैरह का जवाब देने की परंपराएं बहुत पहले खत्म हो गई हैं, तो इवन लीडर ऑफ अपोजिशन और बहुत सारी पार्टियों को टाइम देने में वो बहुत कंजूसी करते हैं। तो उससे सबसे कुल मिला के अगर चुनाव आयोग पे शंका बढ़ेंगी, जो बढ़ रही है, हर चुनाव दर चुनाव हाँ, बढ़ रही है, तो ठीक बात। हारने वाला तो हमेशा ही चुनाव में धांधली के आरोप लगाता है। अब जरूरी चुनाव आयोग को होता है कि उस आरोप में
वो साबित करता रहे बीच बीच में कि भाई हम कोई धांधली नहीं करते, हारने वाले अपने हिसाब से हमें गलत और सही ठहराते रहे हैं, लेकिन हम कोई गलती नहीं करते। ये ठीक बात। चीज इस चुनाव आयोग के जमाने में थोड़ा सा शंका बढ़ा रही है। हम्म। और अगर बंगाल में कुछ हुआ तो इनके सिर पे ज्यादा हल्ला गुल्ला होगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता है जो फील्ड पॉलिटिक्स वाली हैं, जैसे मैंने कहा, और वो हल्ला गुल्ला फिर ज्यादा बड़ा कर लेंगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जी। सर, एसआईआर से हम आगे चुनाव आयोग के ऊपर, तो चुनाव आयोग पे अगर हम चर्चा करते हैं, तो सर अब जी जो चुनाव आयोग है, अब संवैधानिक संस्था कहें या ऐसे राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है ये? देखिए, है तो ये हमारे संविधान के हिसाब से संवैधानिक संस्था, और ये अकेली ऐसी चीज है क्योंकि देश में गरीबी बहुत है। लोगों को एक इस अधिकार से आजादी का बोध होता है जब वो वोट डालने जाते हैं और देखते हैं बड़े बड़े नेता जो उनसे वैसे 5 साल नहीं मिलते, लेकिन उस समय उनके पैर छूने उनके घर चले आते हैं, तो गरीब से गरीब आदमी को के सामने हाथ जोड़े हुए मिलते हैं। किसी का हाथ ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर से हिला रहे हो, नहीं, सब हाथ जोड़े हुए और बिल्कुल झुके हुए मिलते हैं। यही एक प्रक्रिया है जो हमारे देश में लोकतंत्र को सींचती है, सही भरोसा बात। देती है, उत्साह देती है। गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि जब वोट मांगने आएंगे तब बताऊंगा, चाहे वो कुछ ना कर पाए, चाहे वो बार बार हार जाए, चाहे सर उसकी जो अपनी। सर जो गांवों के चुनाव होते हैं, जैसे उत्तराखंड में मैंने पहाड़ पे देखा है, मैं तो वहां पे रहा हूँ। तो जी। सर वहां पे जैसे मेरा रिजोर्ट है, वहां पे जो स्टाफ था, तो वो कह हाँ। रहा था कि सर हमारे यहाँ पे 3 उम्मीदवार खड़े हैं, और कह रहा सर मुझे 3 दिन वहां पे गांव में रहना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर तीनों जो है 1,000-1,000 रुपए मुझे देंगे, वोट किसको देना है सर वो मेरी मर्जी है, लेकिन अगर मैं वहां पे 3 दिन नहीं रहा तो मेरे 3,000 रुपए मर जाएंगे। तो सर आप क्या मतलब मेरी तनख्वाह निकलेगी 400 रुपए, वो आपने देनी देनी है पर डे की, वहां मेरे 3,000 रुपए बन जाएंगे। और सर फिर कह रहा सर वो भी मिलता है। मैंने कहा वो क्या करता है वो? मैंने कहा यस क्या? यस यस। सर हाड़ा, वहां पे बोलते हैं हाड़ा मतलब बोतल। तो देखिएगा वो कितना खुश था कि ग्राम प्रधान का चुनाव है और वो राजा इस टाइम वो गांव में जाएगा एकदम जितने एकदम। हाँ। तो चुनाव हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसमें तरह तरह के संकट हैं, हम साफ पानी नहीं दे पा रहे, इंदौर की घटना ने सबको हिला दिया है। दिल्ली में सब हिले हुए हैं कि सारे एनसीआर में हवा नहीं है साफ, अस्पतालों में दवा नहीं है, सारी समस्याएं हमारी हैं, सड़कों में भ्रष्टाचार है, पुल टूट जाते हैं, करप्शन है, सब है। थाने में पुलिस वाला पीटता है, तहसील में तहसीलदार पीटता है, सब है। लेकिन जब चुनाव होता है तो एक उत्सव होता है, और इस उत्सव का सब आनंद लेते हैं, पैसे भी पाते हैं, शराब भी पीते हैं, और उनकी मतलब जी हुजूरी भी होती है। लेकिन अगर इसी पे शक हो जाएगा, या ये हो जाएगा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है और हम जीत लेंगे, और ये चीज फिर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जो भी लोग सत्ता में हैं वो इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, इस और सब चीजें आप चाहे जो करते हैं, हर सरकार करती है, और हर सरकार उससे निकल भी जाती है, कुछ थोड़े बहुत फंसते हैं, ज्यादातर तो निकल ही जाते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर इस पे शंका हो गई तो ठीक है, हम भूटान नहीं है, हम नेपाल नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, हम पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन हम भारत हैं। और भारत में अगर इस चीज पर बवाल हुआ तो वो भूटान, नेपाल, पाकिस्तान जैसा नहीं होगा, फिर वो हमारे संभाले नहीं संभलेगा। तो हमें ऐसी किसी चीज में नहीं जाना चाहिए। जो भी राजनीति कर रहे हैं, आज सत्ता में है, कल विपक्ष में थे, कल फिर विपक्ष में हो सकते हैं, या ना भी हो विपक्ष में, फिर भी उनके लिए जरूरी है, देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। और चूंकि हमारे समाज ने 78 साल लोकतंत्र की सांस ली है, ये गुलामी में नहीं वापस जाएगा, और इसको किसी भी तरह की गुलाम करने की जो कोशिशें हैं वो आज नहीं तो कल बूमरैंग करेंगी। लेकिन जो भी सत्ता में होता है उसको ये दिखाई नहीं देता, ये हम लोगों ने देखा है। श्रीमती गांधी को देखिए, उनके पुत्र जब संजय गांधी आए मैदान में तो उनको भी नहीं दिखाई दे रहा था, और उन्होंने एक्सीडेंट किया 77 में। आज तक हमारे देश के उस जमाने के लोग और बाद के भी लोग इतिहास में उस स्थिति को देखते और आलोचना करते हैं। आज जो सत्ता में है वो भी उसकी उसको गलत बताते हैं। लेकिन अब आप जब सत्ता में हैं, अगर वही सब चीजें बिना घोषित किए, उन्होंने घोषित करके इमरजेंसी लगाई थी, अगर आप अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात कर देंगे तो आप ये मत समझिए कि कोई भी चीज जो है कभी काल निरपेक्ष है और कभी कुछ। आप देखिए उत्तराखंड में जहां आपका रिसोर्ट है, कोई सोच सकता था, जैसा बीजेपी का माहौल वगैरह रहा है, कि वहां एक बच्ची की जिस तरह से
उसकी मृत्यु हुई कुछ समय पहले, आज उसको लेके बिना किसी नेता के लोग कितना सड़कों पे हैं। यस, यस। वो कांग्रेस जिसका कोई नेता अब वहां, जो सबसे पुराने नेता हरीश रावत थे, उनकी उम्र नहीं बची, और कोई हम्म, नेता नाम हम पूछिए कि है कौन नहीं। नेता है, कोई नजर नहीं आता। लेकिन जनता नजर आ रही है। ठीक इतना, बात। इतनी जगह से इतनी खबरें, इतने वीडियो भेजे जा रहे हैं, तो ये अपने आप होने लगता है। सर, अरावली के सवाल पे, सर अरावली बर्फ पे में, कौन सोचता था? सियाचिन में बर्फ में ये जो सैनिक है, पूरा बर्फ में सर्दी को पूरे कपड़ों में पैक है, और उसने अपना एक जो है ऑडियो वीडियो भेजा है, मुंह पे वो लगा रखा है कपड़ा, वो उत्तराखंड से है, और कह रहा है कि देश की रक्षा हम कर रहे हैं, सीमा की रक्षा हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक मांग है कि हमारा जो उत्तराखंड है वहां बच्ची की रक्षा आप करें। क्या देखिए सर, बात है, देखिए। तो और सैनिकों ने सर जुलूस मैं निकाला था, मतलब तो मैं एकदम भावुक हो गया उसको देख के, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। कह रहा हम देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे उत्तराखंड की बच्ची की रक्षा करें। सोचिए नहीं आप। नहीं महेश, बहुत बिल्कुल एकदम ईमानदार तुम्हारी ये प्रतिक्रिया है। और मैं तो, मेरा उत्तराखंड से ये रिश्ता है कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 7 तक उत्तराखंड ने मुझे प्राइमरी शिक्षा दी है, और मुझे पहाड़ जाना बहुत पसंद है। अब भी जब मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ, अभी 3 दिन पहले ही आया हूँ। तो एक मेरी रुचि रहती है कि पहाड़ पे सब चीजें कम से कम ठीक हों। बल्कि मुझे चूंकि विदेश विदेश जाने का बहुत मौका मिला व्यवसाय के सिलसिले में, तो मैं 25 बार दुनिया में गया हूँ, स्विट्जरलैंड भी गया हूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा जब मैं स्विट्जरलैंड को देखता हूँ और मैं अपने कुमायूं में लौटता हूँ, तो मुझे लगता है यार, काश यहाँ कोई एक विजनरी लीडर आ जाता, तो हमारा कुमायूं जो है, हमारा गढ़वाल जो है, और हमारे हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, इतना बड़ा तो यूरोप के पास है ही नहीं। नहीं, उनके पास दो ठीक बात, तीन पहाड़ है कुल, ठीक लेकिन बात। उन्होंने उसको सजा के ऐसा प्रस्तुत किया है कि हम यहां से भाग के वहां बर्फ देखने जाते हैं। और ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा हिमालय की ये है कि दुनिया टूरिज्म के लिए आए, अगर हम उसको सही ढंग से संयोजित कर सकें और अपनी प्रकृति को बचा सकें, अपने लोगों के स्वाभिमान को। वहां लोग बहुत सरल और बहुत सीधे और बहुत भले हैं। पहाड़ को मैं जानता हूं। हम लोग जाके यहां से वहां गंदगी करते हैं। पहाड़ पे हाँ, ताले की जरूरत नहीं होती। पहाड़ पे सही बात है चोर सर, नहीं है ये कोई। सच है, बिल्कुल सच है। पहाड़ी बहुत दिल के साफ लोग हैं, भोले हैं। लेकिन हम उन्हें बिगाड़ रहे हैं, हम वहां जाके चीजें बुरी कर रहे हैं। और अगर इस तरह से हम करेंगे, जो इस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं हुआ, तो दिल फट जाएगा। और फिर ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। जो तात्कालिक, अरे कोई नेता तुम्हारा हो अगर करप्ट, तो डालो जेल में उसको यार। सर डालो जनता के सामने पिक्चर पेश करो। सबसे पहली बात है कि करप्ट आदमी है, और खासकर जो इस प्रकार के मामले में है कि रेप एंड मर्डर, वो भी बच्ची का, वो की लोकल है बेचारी, नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली है, गांव की लड़के। तो आपको तो सबसे पहले उसको वैसी लात मारनी चाहिए, उसके बाद उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। अरे भाई, आप क्यों बचाते रहते हो हर किसी को? हम भैया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी समझ में नहीं इतनी बड़ी आता। पार्टी, आप कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। आप कहते हो आप भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हो। आप कहते हो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो, और आप बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हो। खैर, इस मामले में तो इनका रिकॉर्ड महेश बहुत शर्मनाक है। जब ये रोज हर तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते इस राम रहीम को पेरो और वो हाँ, दे देते हैं, वो परलो दे चालीस देते चालीस हैं। दिन की। बताओ, 15 बार दे चुके हैं। जब ये आसाराम की जमानत का विरोध नहीं करते, और उसे फिर 6 महीने की जमानत मिल गई, 2.5 साल से वो घूम रहा है। तो ठीक ये है। अभी सेंगर को इन्होंने हाई कोर्ट से रिहाई करा दिया था, वो तो पब्लिक हल्ला मच गया सोशल मीडिया तालिया पे। हुआ, हमने इसलिए तुमने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाँ, एक्शन हमने लिया। तुमने सबने हल्ला मचाया, तो जाके फिर उस परिवार को एक तरह से कहिए थोड़ी रोकथाम हुई। तो ये तो, और उसको देखो, ब्रजभूषण शरण को तो कभी इन्होंने अरेस्ट होने ही नहीं दिया। अरे बाबा, तो उस पे तो बिल्कुल ढीठ हो गए, ढीठ बने तो थे, बने तो ही रहे आखिर। ये बलात्कार वगैरह के मामलों में सेंसिटिव लोग नहीं, चूंकि इनको राजनीतिक सफलता मिलती जा रही है, चूंकि ये सरकारें बना ले रहे हैं, सरकारें बचा ले रहे हैं, चुनाव जीत जा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं इनकी कोई गलती पे कुछ नहीं कोई कर पाएगा। लेकिन ये चीजें इकट्ठा होती हैं और फिर पता नहीं लगता। जैसे आज उत्तराखंड खड़ा हो गया, कल पूरा देश कहीं खड़ा हो जाए बलात्कारियों के खिलाफ, और इनसे संभाले नहीं संभलेगा। ठीक बात। आज आज सियाचिन से वो बोल रहा है सैनिक, फिर गली गली से और हर कैंट से सैनिक बोल रहे होंगे। तो ऐसी नौबत मत लाओ भाई, इन चीजों से सबक ले लो। महेश, आपसे नए साल की फिर से एक बार शुभकामना देते हुए विदा लूंगा। मैंने आपको बताया, आप भी एक प्रोग्राम में जाने वाले, मैं भी एक प्रोग्राम में हूँ कहीं किसी सर दोस्तों के आपसे भी साथ। एक अनुरोध है
कि न्यूज जी। नशा के जब तक आपको जो है हमेशा देखना चाहते हैं सर, तो आप जो है समय हमारे लिए भी निकाल लिया कीजिए। नहीं नहीं, जब भी, अरे क्षमा करिएगा, जो भी विलंब हुआ मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, जल्दी आपसे शामिल रहा करूंगा। ठीक ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।